विश्व इतिहास की झलक। शानदार अंकोर और श्री विजय के बारे में हम जानेंगे उस पत्र के माध्यम से जिसे लिखा गया था 17 मई 1932 को, और ये इस पुस्तक का 47वां पत्र है। अब थोड़ी दूर के लिए सुदूर भारत की सैर करते हैं। सुदूर भारत उन उपनिवेशों और बस्तियों को कहते हैं जो दक्षिण भारत के लोगों ने मलेशिया और हिंद चीन में जाकर कायम किया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बस्तियाँ किस तरह इरादा करके व्यवस्थित ढंग से बसाई गई थी। ये आप नहीं बनी थी। इरादा करके कई जगह एक साथ उपनिवेशों का बसाया जाना जाहिर करता है कि उस जमाने में समुद्र यात्राएं खूब होती होंगी और समुद्री रास्तों पर भारतवासियों का काफ़ी अधिकार रहा होगा। मैंने तुम्हें बताया है ये उपनिवेश ईसवी सन की पहली और दूसरी सदी में शुरू हुए थे। ये सब हिंदू उपनिवेश थे। इनके नाम दक्षिण भारतीय थे। कई सदियों के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैला और सारा मलेशिया हिंदू से बौद्ध हो गया। पहले हम हिंद चीन को चलते हैं। सबसे पुराना उपनिवेश चंपा था। ये अनाम में था। हमें पता चलता है कि ईसा की 3री सदी में अनाम में पांडुरंगम शहर बढ़ रहा था। यहीं से 200 वर्ष बाद कंबोज का एक बड़ा शहर बसाया गया। इसमें पत्थर की आलीशान इमारतें और मंदिर थे। इन भारतीय उपनिवेशों में सब जगहों पर आलीशान इमारतें बन रही थीं। बनाने वाले शिल्पकार और राजगीर भारत से समुद्र पार ले जाए गए होंगे। इन लोगों ने वहाँ इमारतें बनाने में भारत की परंपराओं को जारी रखा। अलग अलग राज्यों और टापुओं से इमारतें बनाने के मामले में खूब होड़ चली और इस होड़ के नतीजे से ऊंचे दर्जे की कला का विकास हुआ। इन उपनिवेशों में रहने वाले लोग स्वभाव से ही समुद्र यात्री थे। इन लोगों ने या इनके पुरखों ने यहाँ पहुँचने के लिए समुद्र तो पार किया ही था। अब इनके चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। समुद्र यात्री बहुत आसानी से व्यापार करने लगते हैं, इसलिए ये लोग भी व्यापारी और सौदागर हो गए और अपना सौदा बहुत से टापुओं को, पश्चिम में भारत को और पूर्व में चीन को ले जाते। इसलिए मलेशिया के बहुत से राज्यों पर ज़्यादातर व्यापारी वर्गों का कब्जा था। इन राज्यों में आपस में अक्सर संघर्ष होते, बड़े बड़े युद्ध और हत्याकांड होते। कभी कोई हिंदू राज्य किसी बौद्ध राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ देता। लेकिन मालूम होता है उस जमाने में इन बहुत से युद्धों की असली वजह व्यापारिक होड़ रही होगी। जैसे आजकल बड़ी बड़ी शक्तियां अपने देश के बने माल को खपाने के लिए मंडियों का युद्ध ठानती हैं। लगभग 300 सालों तक यानी 8वीं सदी तक हिंद चीन में 3 अलग अलग हिंदू राज्य थे। 9वीं सदी में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था जयवर्मन। इसने इन राज्यों को एक कर दिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया। शायद वो बौद्ध था। इसने अपनी राजधानी अंकोर को बनाना शुरू किया और इसके उत्तराधिकारी यशोवर्मन ने उसे पूरा किया। ये कंबोजी राज्य करीब 400 साल तक कायम रहा। जैसा सब साम्राज्यों के बारे में कहा जाता है, ये बहुत ताकतवर था और शानदार साम्राज्य समझा जाता था। अंकोर थोम का राजनगर पूरे पूर्व में शानदार अंकोर के नाम से मशहूर था। इसकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी, जो सीजरों के रोम से ज़्यादा थी। इसके पास ही अंकोरवाट का अद्भुत मंदिर था। 13वीं सदी में कंबोज पर कई दिशाओं से हमला हुआ। अनामी लोगों ने पूर्व की ओर से हमला किया, पश्चिम की ओर से यहीं के कबीलों ने, उत्तर में शान लोगों को मंगोलों ने दक्षिण की ओर खदेड़ दिया था और भागने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर इन्होंने भी कंबोज पर हमला कर दिया। इस तरह ये राज्य बराबर लड़ाई करते करते और अपनी हिफाजत करते करते पस्त हो गया था। फिर भी अंकोर पूर्व का सबसे ज़्यादा शानदार शहर बना रहा। 1297 ईस्वी में एक चीनी दूत ने, जो कंबोज के राजा के दरबार में भेजा गया था, अंकोर की अद्भुत इमारतों की बहुत तारीफ की है। लेकिन अचानक अंकोर पर भयंकर आफत आ गई। 1300 ईस्वी के करीब दलदल जमा हो जाने से मिकांग नदी का मुहाना बंद हो गया। नदी के पानी को बहने का रास्ता नहीं मिला। वो लौटकर पीछे
विशाल शहर के चारों तरफ जमीन में भर गया। सारे उपजाऊ खेत दलदल बनकर बेकार हो गए। शहर की बड़ी आबादी भूखों मरने लगी और शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह शानदार अंकोर उजड़ गया और उस पर जंगल छा गया। उसकी अद्भुत इमारतों में कुछ दिनों तक तो जंगली जानवरों का वास रहा, लेकिन अंत में जंगलों ने महलों को मिट्टी में मिला दिया और निष्कंटक राज्य कायम कर लिया। कंबोज राज्य इस आफत के बाद बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहा। वो धीरे धीरे नष्ट होते होते एक प्रांत रह गया जिस पर कभी अनाम हुकूमत करता तो कभी श्याम। लेकिन आज भी अंकोरवाद के विशाल मंदिर के खंडहर हमें बताते हैं कि कभी इस मंदिर के पास एक बांका और आलीशान शहर बसा हुआ था, जहां दूर देशों के सौदागर अपना माल लेकर आते थे और जहां के निवासियों और कारीगरों की बनाई हुई बढ़िया चीजें दूसरे देशों को जाया करती थी। हिंद चीन से थोड़ी ही दूर समुद्र के उस पार सुमात्रा का टापू था। यहाँ भी दक्षिण भारत के पल्लवों ने ईसा की पहली और दूसरी सदी में अपने नए उपनिवेश बसाए थे। ये उपनिवेश धीरे धीरे बढ़ गए। मलाया का प्रायद्वीप बहुत पहले ही सुमात्रा राज्य का हिस्सा बन गया था और उसके बाद बहुत दिनों तक सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के इतिहास आपस में मिले जुले रहे। श्रीविजय नाम का एक बड़ा शहर जो सुमात्रा के भीतर पहाड़ों में बसा हुआ था, इस राज्य की राजधानी था। पालेमबांग नदी के मुहाने पर इसका एक बंदरगाह था। 5वीं या 6वीं सदी में बौद्ध धर्म सुमात्रा का प्रमुख धर्म बन गया। वास्तव में सुमात्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़े उत्साह से अगुवाई की और आखिर में ये हिंदू मलेशिया के ज़्यादातर हिस्से को बौद्ध बनाने में सफल हुआ। इसीलिए सुमात्रा का ये साम्राज्य श्री विजय का बौद्ध साम्राज्य कहलाता है। श्री विजय दिन पर दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसके दायरे में सुमात्रा और मलाया ही नहीं बल्कि फिलिपाइन, बोर्नियो, सेलेबीज, जावा का आधा हिस्सा, फार्मोसा टापू का आधा हिस्सा जो अब जापान के कब्जे में है। फार्मोसा को ताइवान भी कहते हैं। यहाँ की सरकारें अपने आप को असली चीनी गणराज्य मानती हैं। लंका और कैंटन के पास दक्षिण चीन का एक बंदरगाह भी आ गया। शायद इस साम्राज्य में भारत के दक्षिणी सिरे पर लंका के सामने एक बंदरगाह भी शामिल था। तुम देखोगी कि श्री विजय का साम्राज्य एक लंबा चौड़ा साम्राज्य था जिसमें सारा मलेशिया शामिल था। इन भारतीय उपनिवेशों के मुख्य धंधे थे वाणिज्य, व्यापार और जहाज बनाना। उस जमाने के चीनी और अरबी लेखकों ने उन बंदरगाहों और उपनिवेशों की लंबी सूचियां दी हैं जो सुमात्रा राज्य के मातहती थे और ये सूचियां बढ़ती चली गईं। ब्रिटिश साम्राज्य आज सारी दुनिया में फैला है। हर जगह उसके बंदरगाह हैं और जहाज़ों के लिए कोयला भरने के अच्छे स्टेशन, जैसे जिब्राल्टर स्वेज नहर जिस पर ज़्यादातर अंग्रेजों का कब्जा है, अदन, कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग। अंग्रेज लोग पिछले 300 सालों से एक व्यापारिक कौम रहे हैं और इनका व्यापार और मजबूती समुद्री शक्ति पर निर्भर रही है। इसलिए इन लोगों को दुनिया भर में सुविधा के फासलों पर बंदरगाहों और कोयला भरने के स्टेशनों की ज़रूरत रही है। श्री विजय साम्राज्य भी व्यापार की बुनियाद पर एक समुद्री शक्ति था, इसलिए जहां उसे कदम रखने के लिए छोटी सी जगह मिल गई वहीं उसने बंदरगाह बना लिया। वास्तव में सुमात्रा राज्य की बस्तियों की ये निराली बात थी कि वो सामरिक महत्व रखती थी, यानी वो होशियारी के साथ ऐसी जगहों पर बसाई गई थी जिससे आसपास के समुद्रों पर काबू रखा जा सके। कहीं कहीं ये बस्तियां जोड़े में बसाई गई थीं ताकि समुद्रों पर काबू रखने में दूसरी की मदद कर सके। इस तरह सिंगापुर, जो आज बहुत बड़ा शहर है, शुरू में सुमात्रा के उपनिवेशों की एक बस्ती था। सिंगपुर ये नाम ठेठ भारतीय है। जल डमरू मध्य के उस पार सिंगापुर के सामने सुमात्रा के लोगों की एक दूसरी बस्ती भी थी। कभी कभी ये लोग जल डमरू मध्य के आर पार लोहे की जंजीर डाल देते और सब जहाज़ों का आना जाना रोक देते थे जब तक कि वो भारी चुंगी ना अदा कर दें। इस तरह श्री विजय का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से मिलता जुलता था, हालांकि वो इससे छोटा था। लेकिन ये जितने दिनों तक कायम रहा उतने दिनों तक ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने की संभावना नहीं है। 11वीं सदी में ये साम्राज्य अपनी उन्नति की आखिरी सीढ़ी पर था। ये करीब करीब वही जमाना था जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का बोलबाला था। लेकिन श्री विजय का साम्राज्य चोल साम्राज्य के बहुत समय बाद तक भी बना रहा।
इन दोनों में बहुत दिनों तक दोस्ती रही। दोनों ही लड़ाकू समुद्री यात्री लोगों के राज्य थे। दोनों ही साम्राज्यवादी आकांक्षाएं रखते थे और ताकतवर जल सेनाएं भी। दूर दूर के देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। इसलिए 11वीं सदी के शुरू में इन दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध ठन गया। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक जहाजी बेड़ा भेजा जिसने श्री विजय को नीचा दिखाया, लेकिन श्री विजय ने जल्दी ही धक्के से गिरी हुई हालत को सुधारा। 11वीं सदी के शुरू में चीनी सम्राट ने सुमात्रा के राजा के लिए कांसे के कई घंटे उपहार में भेजे। इसके बदले में सुमात्रा के राजा ने मोती, हाथी दांत और संस्कृत की पुस्तकें, एक पत्र भी भेजा जो कहते हैं कि सोने की चादर पर भारतीय लिपि में लिखा हुआ था। दूसरी सदी में अपनी शुरुआत से लगाकर 5वीं या 6वीं सदी तक श्री विजय लंबे काल तक फूला फला, फिर ये बौद्ध हो गया और 11वीं सदी तक तरक्की करता रहा। इसके बाद भी 300 सालों तक ये एक महान साम्राज्य बना रहा और मलेशिया के व्यापार वाणिज्य पर इसका अधिकार बना रहा। अंत में 1377 ईस्वी में पुराने पल्लव उपनिवेश ने इसका तख्ता पलट दिया। मैं बता चुका हूँ, श्री विजय साम्राज्य लंका से लगाकर चीन के कैंटन नगर तक फैला हुआ था। इन दोनों के बीच के ज़्यादातर टापू इस साम्राज्य में शामिल थे, लेकिन ये एक छोटे से टुकड़े को काबू में नहीं ला सका। ये जावा का पूर्वी हिस्सा था जो एक स्वाधीन राज्य बना रहा। इसने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और बौद्ध बनने से इनकार कर दिया। इस तरह जहां पश्चिमी जावा श्री विजय के अधीन था, वहीं पूर्वी जावा स्वाधीन था। पूर्वी जावा का ये हिंदू राज्य भी व्यापारी राज्य था और अपनी खुशहाली के लिए व्यापार पर निर्भर करता था। ये सिंगापुर को ईर्ष्या की नज़र से देखता रहा होगा, क्योंकि मौके की जगह पर बसा होने से वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हो गया था। इस तरह श्री विजय और पूर्वी जावा में लाग डांट पैदा हुई, कट्टर दुश्मनी हो गई। 12वीं सदी से आगे जावा राज्य धीरे धीरे श्री विजय को दबाकर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जैसा मैं लिख चुका हूँ 14वीं सदी में यानी 1377 ईस्वी में इसने श्री विजय को पूरी तरह हरा दिया। ये युद्ध बड़ी बेरहमी से लड़ा गया और इसमें बड़ा विनाश हुआ। श्री विजय और सिंगापुर दोनों नगर तहस नहस हो गए। इस तरह मलेशिया के दूसरे महान साम्राज्य श्री विजय साम्राज्य का अंत हुआ और इसके खंडहरों पर मज्जा पहित का तीसरा साम्राज्य कायम हुआ। हालांकि पूर्वी जावा के निवासियों ने श्री विजय के साथ युद्ध में बहुत बेरहमी और क्रूरता दिखाई, फिर भी जावा में पाई गई उस जमाने की पुस्तकों से मालूम होता है कि ये हिंदू राज्य सभ्यता के बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच गया था। जिस बात में ये सबसे बढ़ा चढ़ा था वो थी इमारतें बनाने की कला, खासकर मंदिर बनाने की कला। जावा में 500 से ज़्यादा मंदिर थे और कहा जाता है कि इन मंदिरों में कुछ ऐसे थे जो पत्थर के काम के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुंदर और कलापूर्ण नमूने थे। इन बड़े बड़े मंदिरों में से ज़्यादातर 7वीं सदी से 10वीं सदी यानी 650 से 950 ईस्वी के समय में बने थे। इन विशाल मंदिरों को बनवाने के लिए जावा के लोगों ने भारत और आसपास के देशों से बहुत काफ़ी संख्या में होशियार राजगीर और मिस्त्री बुलाए होंगे। जावा और मज्जा पहित के उतार चढ़ाव का जिक्र मैं अगले पत्र में फिर करूँगा। यहाँ मैं बता दूँ कि बोर्नियो और फिलिपाइन दोनों ने लिखने की कला शुरू के पल्लव उपनिवेशियों के द्वारा भारत से सीखी थी। बदकिस्मती से फिलिपाइन की बहुत सी पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें स्पेन वालों ने नष्ट कर डाली। ये भी याद रखो कि इन टापुओं में बहुत पुराने ज़माने से, इस्लाम के भी बहुत पहले से अरबों की बस्तियां थीं। ये लोग बड़े व्यापारी होते थे और जहाँ कहीं व्यापार की गुंजाइश हो वहाँ अरब लोग ज़रूर पहुँच जाते थे।